मेरा घर 2 मंजिला हो गया, परंतु हमारे घर के बगल में किसी को खप्पर का घर है, उसको सोने का जगह नहीं है। तो मेरा विचार है कि उसका पक्का का घर कैसे बनेगा या छप्पर कैसे बनेगा, यह विचारधारा मेरा है। मेरा बेटा नौकरी ले लिया, परंतु मुझे यह भी ख्वाहिश कि मेरा भतीजा नौकरी कैसे ले लेगा। इसलिए मैं इस पार्टी के साथ हूँ और गरीबों का, खास करके गरीबों का मसीहा हूँ। मेरे पॉकेट में अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त सरफराज जियादी और आप देख रहे हैं WNES न्यूज़। तो दोस्तों, इस वक्त WNES मौजूद है अमूर विधानसभा में। अमूर विधानसभा में इस वक्त मेरे साथ खास बात मुलाकात में है झालकेश्वर जी, जो जन अधिकार पार्टी के तरफ से उम्मीदवार है। चलिए उनसे जानेंगे चुनाव को लेकर के क्या कुछ ऐसा तैयारियाँ है, किस इस पर चुनाव लोगों से जा रहे हैं, किन स्थिति पर चुनाव का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जानेंगे उन्हीं से चुनाव को लेकर के क्या कुछ ऐसा तैयारियां हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम झालकेश्वर कुमार गुप्ता, ग्राम रंगामाटी, पोस्ट तालवाड़ी। मैं इस वक्त जन अधिकार पार्टी, लोकतांत्रिक पप्पू यादव की पार्टी है, इनके बैनर तले मैं लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ। कल तक मेरा सरकारी जो नियम होता है नॉमिनेशन का, सारा चीज़ पूरा हो चुका है और मुझे अपना सिंबल भी अलॉट हो चुका। मेरा सिंबल कैंची छाप है। अब मेरा जो उद्देश्य है यहाँ आने का, यहाँ की बदहाली को देख करके, मैं इससे पूर्व शिक्षक था, हाई स्कूल शिक्षक, रिटायर हूँ, परंतु कुछ काम हेतु मैं ब्लॉक गया था। ब्लॉक जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यहाँ कोई न सरकार है, न कोई प्रतिनिधि है, न कोई मालिक है। नंगा नाच हो रहा है ऑफिस में, खुलेआम पैसा लिया जा रहा है। एक जाति प्रमाण पत्र में, आय प्रमाण पत्र में, वृद्धा पेंशन में, मोटेशन में खुलेआम पैसा दीजिए तो काम होता है, पैसा नहीं दीजिए तो काम नहीं होता है। इन सब चीज़ को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हमें यहाँ आना चाहिए और कुछ लोगों को सिखाने के लिए, देने के लिए यहाँ हमको आना ज़रूरी है। इसलिए मैं जैसे ही रिटायर किया, तैयारी शुरू कर दिया। और मैं अभी जिस तरह से मेरा पप्पू यादव गरीबों का मसीहा है, शायद इससे पहले न्यूज़ देखते होंगे, चैनल देखते होंगे, तो पप्पू जी ने बाढ़ के समय में पटना में क्या क्या किया शायद किसी से छिपा हुआ नहीं है। वह सपूत ऐसा सपूत है, खुद बोलता है कि मैं अपना बाप का बेटा जरूर हूँ, लेकिन नहीं, मेरे साथ सब कोई मेरे बाप है, सब कोई मेरे माँ हैं, सब मेरी बहन है, सबके लिए मैं जिंदा हूँ। ठीक उसी प्रकार मैं भी सोचता हूँ, मैं यदि इस इलाके में घूमता हूँ तो मैंने इस इलाके का भ्रमण भी किया। आज से 2 साल पूर्व मैंने इस इलाके का भ्रमण किया तो बदहाली है, न सड़क है, न पुल है, न पुलिया है। जहाँ तक नीतीश कुमार का सवाल है, यह जो है इनकी सरकार में बहुत काम तो बहुत दिखाया गया, परंतु गुणवत्ता काम नहीं है। ठीक उसी प्रकार विकास का काम कुछ नहीं लग रहा है। स्वास्थ्य में जाइए तो वहाँ डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो कंपाउंडर नहीं है। स्कूल में जाइए तो वहाँ का हालात तो और ख़राब है। वैसे कोरोना में तो हालात ख़राब ही हो गया, परंतु कोरोना के पहले भी जो बच्चे को होना चाहिए सही शिक्षा, वहाँ नहीं है। अच्छे टीचर को ये लोग BLO जो है वो BLO बना दिया है। BO जो है अच्छे शिक्षक को अपना कागज़ पर संभालने के लिए दे दिया है, अच्छे शिक्षक को अपने ऑफिस में काम करने के लिए रख लिया है। उसको जो टीचर है उसको क्लर्क बना के काम कर रहा है। उस टीचर की गुणवत्ता समाप्त हो रही है। वो अपने प्रतिभा को अपने बच्चों के बीच नहीं बांट पाता है, जिसके कारण हमारा बच्चे भी प्रतिभावान नहीं निकल पा रहे हैं और स्कूल की पढ़ाई बदतर होती चली जा रही है। जो हमारा उद्देश्य है, पहला विकास का मुद्दा हमारा है कि पहले शिक्षा, उसके बाद स्वास्थ्य, उसके बाद तब विकास। तो शिक्षा जब तक नहीं होगा, शिक्षा में आमूल परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक जो है हमारा इस देश का, इस हालात का, इस राज्य का या इस गांव का विकास नहीं हो पाता है। तो शिक्षा को लेने के लिए सबसे पहले सरकार की नीयति ठीक होनी चाहिए, सरकार का नीयत ठीक होना चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए। आवाज़ कुछ आता है, कुछ मिलता है। देखिए सर, आप कह रहे हैं कि शिक्षा में और किसी तरह में भी यहाँ पे विकास नहीं हुआ है। देखा जाए तो यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी इसी का सरकार है और राज्य में भी इसी का सरकार है। फिर आप कैसे कह रहे हो? वो कह रहे हैं हम विकास पुरुष है, जो विकास पिछले 15 सालों में नहीं हुआ उस हम 15 साल में कर दिए हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ? मैं देख रहा हूँ ना, उस विकास को मैं देख रहा हूँ। 30 साल बनाम 3 साल, हमारे पार्टी का यह उद्देश्य है कि 30 साल में वह गठबंधन की सरकार चली है। जैसे कि पूर्व में यही
आपको जदयू की सरकार कांग्रेस के साथ थी और कांग्रेस के राज कई महीना रहा, फिर उसको तोड़ दिया। वो तोड़ने के बाद फिर जदयू की सरकार किसके साथ अलायंस कर लिया, तो फिर बीजेपी के साथ कर लिया। तो ये लोग बंटवारा करते रहता है इधर से उधर, अपना उल्लू सुधा करते रहते हैं, जैसे कि हमारी सरकार बन जाए, हम मुख्यमंत्री बन जाए। अभी हालात में हमारे यहाँ की बात को लीजिए, हमारे यहाँ के विधानसभा को लीजिए। सबसे पहले जहाँ तक जदयू का सवाल है, अभी जो कैंडिडेट जदयू का है, इससे जिस दिन उसको टिकट मिला उसके एक दिन पहले वह बीजेपी का कैंडिडेट था और उससे 5 साल पहले वह राष्ट्रीय जनता दल का कैंडिडेट था। तो एक ही आदमी को दल बदल करके आदमी को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आदमी वही, चेहरा वही, पार्टी 3। तो विकास क्या होगा? इसका मतलब लूट की संभावना है, सबको लूटने के लिए आ रहे हैं। दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए। हमारे यहाँ इसके पूर्व 25 साल से कांग्रेस की सरकार चल रही है और मस्तान साहब भी यहाँ अपने आप को 25 साल से साबित कर रहे हैं, लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं। विकास तो कुछ लग नहीं रहा है। रोड जो है, जिस तरह रोड मजबूत होना चाहिए वह मजबूत रोड नहीं बन रहा है। जो नया रोड बन रहा है वह पुराना रोड से भी कमज़ोर बन रहा है, क्योंकि मटेरियल उसमें अच्छा लगता नहीं है। पीसी की सरकार है, सब जगह पीसी कर रहा है और जिसके कारण हमारा पब्लिक परेशान है। पब्लिक तो ऐसा परेशान है, न हॉस्पिटल है, न स्कूल है, न रोड है। सर, आपकी पार्टी जो है जन अधिकार पार्टी तो पूरे बिहार से चुनाव लड़ रहे हैं या कुछ सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं या किसी के साथ गठबंधन में है? हमारी यह पार्टी पूरे 243 में ये 150 सीट पर पप्पू यादव जी लड़ रहे हैं। 93 सीट पर उसके साथ गठबंधन है, SDEP है, भीम आर्मी और एक समंत समाज आर्मी है। 3 पार्टी है। उस 3 पार्टी में भी कुछ छोटा पार्टी मिल गया, लोग 3 पार्टी बनाया है। बाकी सीट में पप्पू जी अपने से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सर, यहाँ के जो महागठबंधन की तरफ से एक वो तेजस्वी जी ने अपना पहले इसमें कैबिनेट बैठक में वो 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का ये किया है और यानी कि NDA के जो गठबंधन है नीतीश कुमार जी की ने का बोला है कि हम बिहार को बदल देंगे। तो आपके पार्टी की तरफ से क्या कुछ ऐसा है युवाओं के लिए? देखिए, हमारे पार्टी की ओर से हम प्रतिज्ञा क्या लिए हैं कि बिहार को बदलाव करेंगे। पहला बदलाव क्या करेंगे, 3 साल में क्या कर सकते हैं हम? सबसे पहले एजुकेशन को सुधारेंगे, दूसरा जो है हम स्वास्थ्य को सुधारेंगे, तब विकास है। विकास कैसे सुधारा जाएगा? जब तक कि मेरे पास फंड नहीं होगा, तो फंड के लिए अवेलेबल फंड किया जाएगा। सरकारी फंड कैसे आता है, कैसे जाता है, इसकी प्रक्रिया की जाएगी। सरकारी फंड, पैसे की कमी सरकार को नहीं है, परंतु उस फंड का उपयोग सही ढंग से नहीं हो पाता है। 2 मिनट के लिए मैं उदाहरण देता हूँ। हमारे यहाँ लेबर पंजाब चले जाते हैं 90%। हमारे यहाँ 90% लोग किसान है, 10% लोग बिजनेस और नौकरी करते हैं। 90% किसान में 20% खेतीहर मजदूर है, जो खेती भी करता है और मजदूरी भी करता है। समय पड़ने पर वह पंजाब, दिल्ली, हरियाणा चले जाता है, कारण हमारे यहाँ रोजगार नहीं है। तो मेरा पप्पू यादव का कहना है मैं रोजगार का मुहैया करूँगा। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं सरकारी रोजगार ही दूँ, कोई ज़रूरी नहीं है। हमको रोज़गार मिलनी चाहिए। एक बड़ा फैक्ट्री बना देंगे। बहुत सारा आइटम ऐसा है हमारे बिहार में जो कुछ नहीं, सिर्फ कागज़ पर चलता है। मैं तो कहता हूँ कि आंगनबाड़ी भी जो चलता है या स्कूल में एक खिचड़ी का प्लान चलता है, यह सारे लूट की प्रक्रिया है। बच्चे को क्या मिलना चाहिए, कब कब मिलना चाहिए, यह सिर्फ कागजी खाका है। इस तरह से हमारा पप्पू जी जो है इस पर संभल के काम करेंगे और जहां वाजिब होगा वैसा करेंगे। उनका उद्देश्य है कि हम फैक्ट्री लगाएंगे, हर पंचायत में नहीं तो कम हर ब्लॉक में यदि फैक्ट्री लग जाए तो यह प्लान जो है, मजदूर जो प्लान करते हैं वो दिल्ली नहीं जा करके अपना ब्लॉक के स्तर भी फैक्ट्री में काम करेंगे। यदि दिल्ली में 25,000 टका मिलता है तो हमें यदि यहाँ 15,000 ही मिलेंगे तो परिवार के साथ रहेंगे। 1 घंटा में हम ब्लॉक जाएंगे, काम करके फिर आ जाएंगे। इससे हमारा विकास बेसी होगा। सरकारी नौकरी तक जहाँ तक बात है तो सरकारी नौकरी को हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इसको किया जाता है। अभी हमारा वैकेंसी क्या निकलता है, रिजर्वेशन समाप्त हो रहा है, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन में जा रहा है। बिजली विभाग प्राइवेटाइजेशन में चले गया, रेलवे का भी कुछ प्राइवेटाइजेशन में डाल दिया। इस तरह से प्राइवेटाइजेशन में जाने के बाद सरकार को फायदा हो सकती है और घाटा होगा पब्लिक को। अब प्राइवेटाइजेशन में दे दिया, जहां बिजली का तार चार्ज हमको 60 रुपया आ सकता था, वहां अब हमको 600 रुपया भरना पड़ेगा। और उनकी मनमानी है यह प्राइवेटाइजेशन। तो सर, अभी आप अमोर विधानसभा में सभी क्षेत्र, सभी गांव में घूम रहे हैं, तो आप लोगों से किस मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं? यहाँ के लोगों के लिए आप क्या कुछ ऐसा कर रखे हैं कि आप लोग यहाँ अमोर विधानसभा की जनता आपको वोट दे? मैंने करके तो कुछ नहीं रखा, लेकिन लोगों को इंस्ट्रक्शन देकर मैं इसके पूर्व मुखियापति था। मैं स्कूल टीचर था, मैं मुखियापति था। तो मुखिया में हम लगभग
अपने 5 साल के दरमियान जितना विकास करके दिखाए हूँ वह हमारा जनता जानती है। और वहाँ विकास को देख करके सारे लोग, सारे मुखिया तो 25 है, मुखिया का प्रधान भी होता है एक मुखिया अध्यक्ष, तो वहाँ बैठक भी होती है, तो किस पंचायत में किस तरह का हालात है ये बोला जाता है। तो हमारा पंचायत, हम जो 5 साल काम किए वो विकासोन्मुख है। एक पंचायत सरकार के लिए 15 फीट मिट्टी को हम बढ़ा करके उस पंचायत सरकार बनाने का गठन भी किया। MSDP हॉस्पिटल में अपने पंचायत में बनवाया, 8 आंगनबाड़ी केंद्र पक्के का बनवाया, राजीव गांधी सेवा केंद्र बनवाया, मिट्टी का मनरेगा में भी लगभग हम 5 लाख का काम 5 लाख का काम हर साल करते थे, जिसके कारण विकास दिखाई दे रहा है। वहीं से हमारा उड़ा है कि वह मुखियागिरी में भी इतना काम किया, जबकि यह पूर्ण रूप से मुखिया ने था, इसकी पत्नी मुखिया थी। मैं 4:30 बजे के बाद ही मुखियागिरी का काम करता था और 9:30 बजे के पहले ही मुखियागिरी का काम करता था। रात में मैं अपना फाइल का काम करता, रात में पब्लिक से मिलता था, उसके विकास के बारे में सोचता था, लोगों को बुला करके कैसे विकास मेरा पंचायत होगा, सब लोगों से मशवरा लेता था, तब मैं विकास का काम किया। ठीक उसी प्रकार विकास का मुद्दा के लिए मैं बोलता हूँ यहाँ कि विकास कैसे होगा हमारे यहाँ, जब तक कि हमको हर पंचायत के 5 पंचायत को लेकर के 55 पंचायत को लेकर के मुखिया, मेंबर, समिति, गणमान्य लोगों को लेकर बैठा नहीं जाएगा, उससे सलाह परामर्श नहीं लिया जाएगा, तब तक कोई विकास का मुद्दा नहीं हो सकता है। तो सर यहाँ पे देखा जाए अमोर विधानसभा में तो ये सदियों से होठ लगातार यहाँ पे 30 साल से कांग्रेस का विधायक बनते आ रहे हैं और लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं। तो इस बार ये हमेशा से यहाँ पे ये कांग्रेस और NDA के धाकर ये टक्कर होती थी, यहाँ पे इस बार आपका जो ये होगी मुकाबला किस पार्टी से हो सकती है? हमारा मुकाबला तो मैं तो सोचता हूँ अभी के हैसियत से जैसा लग रहा है कहीं कुछ नहीं है। अवैसी साहब जो आए हैं ये मस्तान साहब को थोड़ा तोड़ रहे हैं, तो मस्तान साहब को जब हम तोड़ रहे हैं तो मस्तान साहब का वोट अगले बार 1,03,000 था और इस बार उसी 1,03,000 में 2 आदमी पहल कर रहे हैं, अवैसी साहब और मस्तान साहब। चूँकि अवैसी को MP के इसमें इलेक्शन में उसी अतुल इमाम MP में उठा था, उनको अमोर विधानसभा से 52,000 वोट मिला था, उसको हॉबी बना करके उन्होंने फिर MLA में अपना नॉमिनेशन किया और वह 52,000 पर अपना कब्जा लाना चाहता है। इससे मैं सोचता हूँ कि वह 52,000 तो इसका मतलब मस्तान साहब 51,000। तो हम इस बीच में सोचते हैं कि वो दोनों में वहाँ टक्कर चल रहा है। हम इधर जो मेहनत कर रहे हैं, जहाँ तक जदयू की सरकार है अभी यहाँ हमारे यहाँ, यह दल बदलू कह करके लोग उधर नहीं जा रहे हैं। क्यों जाएंगे? वही BJP में था, वही तुरंत जदयू में आ गया, तो लोगों को एक तो हुआ ना भाई कि इसका मतलब वहाँ कोई विचार विमर्श नहीं होता है, जो शायद पैसा वैसा देता है या कुछ देता है उससे टिकट उसको मिल जाता है, विचार करके टिकट नहीं मिलता है। यदि विचार करके टिकट मिलता तो क्या दूसरा कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया जाता? ऐसा बहुत कैंडिडेट है क्षेत्र में। तो मैं सोचता हूँ कि इधर जदयू BJP NDA की जो सरकार है उनका मैक्सिमम वोट मेरे तरफ आने वाला है। और पप्पू यादव उन्होंने मोमडन के क्या वो गरीबों का, हर चीज़ का, हर दलों का हुआ मसीहा है, तो पप्पू यादव के नाम पर हमको अलग से भी 10,000 वोट बेनिफिट मिलने जा रहा है। इसलिए मैं सोचता हूं कि हमारी टक्कर जो है या तो फिर अवैसी से हो जाए या नहीं तो फिर हमारी टक्कर मस्तान से हो जाए। तो कहने की आपका जो मुकाबला है कांग्रेस से भी हो सकती है और जो मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन है यहाँ से जो चुनाव लड़ रहे हैं कैंडिडेट है आप उससे भी हो सकता है, आपके कहने का मतलब यही है। तो सर सबसे पहले ये सवाल है, अगर आपके यहाँ से जन अधिकार पार्टी की तरफ से यहाँ पर आपकी जीत होती है, कामयाबी पैर चुमती है आपकी, तो अमूर विधानसभा के लिए आपके तरफ से जो मैनिफेस्टो सबसे पहला एजेंडा क्या रहेगा? मेरा तो यही रहेगा एजेंडा, सबसे पहले हम पूरे विधानसभा के 4100 पंचायत के मुखिया और मेंबरों का एक बैठक करूँगा और उन लोगों से पहले मैं सलाह लूँगा कि भाई अब बोलिए हम लोग किस तरह से चलेंगे, कंधे से कंधे मिला करके। क्योंकि मैं एक बड़ा प्रतिनिधि हो गया, मेरे बाद जिला परिषद होंगे, उसके बाद समिति होगा, उसके बाद प्रमुख होंगे, फिर उसके बाद मेंबर होगा। लोग मेंबर को बहुत छोटा समझते हैं, लेकिन नहीं, मेरे ख्याल से मेंबर सबसे बड़ा प्रतिनिधि है। उनको यह पता रहता है कि किसके घर में खाना बना या किसके घर में खाना नहीं बना, वो सबसे बड़ा प्रतिनिधि है। तो उनसे भी सलाह लेकर के तब हम एक बैठक करेंगे और सारे लोगों को सबके विचार से हम विकास की काम को पहले शुरू करेंगे। विकास बहुत पीछे है यहाँ, एजुकेशन यहाँ बहुत पीछे है। हॉस्पिटल में हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो कंपाउंडर नहीं। बहुत सारा हॉस्पिटल अभी मिलेगा, आप चलिए आइए, अभी प्रेजेंट टाइम में रौटा ही चलिए आइए, एक माता जी का ऑपरेशन कराने के लिए या डिलीवरी कराने के लिए रेफर टू पूर्णिया कर देगा। तो इस तरह से ऐसा हम नहीं होने देंगे। रेफर टू पूर्णिया नहीं करके उन डॉक्टरों का प्रबंध करेंगे और उस हॉस्पिटल को ढंग से सुचारू करेंगे। तो ये सब का जिम्मेदार आपको किसको ठहराते हैं यहाँ से अमूर विधानसभा से? जिम्मेदार यहाँ के प्रतिनिधि हैं जो अपनी बात को असेंबली तक नहीं पहुँचा पाते हैं, विधानसभा में ले जाते नहीं हैं।
हमारे यहाँ जो पुल नहीं बन रहा है, रोड नहीं बन रहा है, घूरेगा। हर विधायक को जर्किंग अलाउंस मिलता है। जर्किंग अलाउंस का मतलब होता है कि वह हर गांव-गांव घूमे, पंचायत घूमे, सड़क घूमे, कहाँ रोड है, कहाँ पुल नहीं है, उनका खबर वो सूची में ले आकर के डीएम की एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग में देते हैं लोग। और डीएम क्या होते हैं? सचिव होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं आपको एमपी, क्षेत्रीय एमपी, और सारे 10 उसके अंदर जितने भी विधानसभा होते हैं वो सदस्य होते हैं। सदस्य लोगों से कहा जाता है कि आपके यहाँ जो भी कमजोरियां हैं रोड में, पुल में, एजुकेशन में या किसी भी चीज़ में, सारा का आप लिखा पढ़ी हमारे सामने में कीजिए, तो उसके नज़र में आता है। तो भाई हम क्षेत्र घूरेंगे ही नहीं, रोड जाएंगे ही नहीं, मुखिया से मिलेंगे ही नहीं, तो फिर हमको कैसे अच्छा होगा कि हम क्या करेंगे? यहाँ तक कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक है वो कह रहे हैं कि मतलब हम जो ये राज्य में जो सरकार है तो हमारी सरकार नहीं है, इसलिए हमको उतना काम हमको दे नहीं रहे। तो इसमें आप क्या कहेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है कि हमको दे नहीं रहे हैं। हम 2 भाई हो गए, बाप का 2 भाई हो गए, ठीक है, एक बड़ा भाई या सौतेला भाई मानिए। क्या सौतेला भाई और बड़ा भाई में कोई अंतर होता है क्या? मानने की बात है। हम यदि सौतेला को सौतेला के साथ व्यवहार करेंगे तो सौतेला है, यदि हम सौतेला के साथ व्यवहार नहीं करें, अपने के साथ व्यवहार करें तो हमारा व्यवहार। उनके माइंड में है इस तरह का बात कि वहाँ बीजेपी की सरकार है और हम कांग्रेस की सरकार है, इसलिए सरकार कांग्रेस सरकार होती है, बीजेपी सरकार होती है, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार होती है, लेकिन आपसी तालमेल होनी चाहिए, वार्ता करनी चाहिए। वो वार्ता नहीं करते, अपने आप में एक सफोकेशन स्टार्ट करते हैं कि शायद हमारी बात को नहीं मानेंगे। देखिए सर, एक बात और भी है, और भी पार्टी थी, आप जदयू से भी क्या कहते हैं अपना दावेदारी कर सकते थे, कांग्रेस से भी, तो आखिर आप जन अधिकार को क्यों चॉइस किए, पसंद किए? इनका एक मैनिफेस्टो अलग है और उनका जो रबर है भी पप्पू यादव, उनके विचार से और मेरे विचार से दोनों का विचार मिलता है। जैसे उन्होंने कहा ना भाई कि भाई हमारा माँ और मेरी माँ और मेरे बाबूजी मुझे जन्म जरूर दिया, लेकिन उनका मैं खास बेटा हूँ, लेकिन सिर्फ मैं उसका खास बेटा नहीं हूँ, मैं अगल बगल वाले का भी बेटा हूँ। तो ठीक उसी प्रकार मैं कि मेरा घर 2 मंजिला हो गया, परंतु हमारे घर के बगल में किसी को खप्पर का घर है, उसको सोने का जगह नहीं है, तो मेरा विचार है कि उसका पक्का का घर कैसे बनेगा या छप्पर कैसे बनेगा, यह विचारधारा मेरा है। मेरा बेटा नौकरी ले लिया, परंतु मुझे यह भी ख्वाहिश कि मेरा भतीजा नौकरी कैसे ले लेगा, इसलिए मैं इस पार्टी के साथ हूं। और गरीबों का, खास करके गरीबों का मसीहा हूं। मेरे पॉकेट में यदि 10 टका भी रहता है, कोई मांगने आता है तो चलो भाई तुम पहले ले लो, अपना पेट भर लो, तब मैं पेट भराऊंगा। सर देखा जाए तो इस अमूर विधानसभा जो विधानसभा है ये मुस्लिम बहुमूल्य जो विधानसभा है, तो इसमें आप जो मोहम्मदन के वोट क्या ऐसा कुछ करेंगे जो उसका वोट लेने का काम करेंगे आप? देखिए, जैसे मैं मोहम्मदन और हिंदू की बात बताता हूं, तो हम लोग यहाँ सदियों से मोहम्मदन और हिंदू एक ही साथ रहते आए हैं। हम लोग यहाँ सब फूल नहीं हुआ, हमको तो अभी तक फील नहीं हुआ, क्योंकि मैं मोहम्मदन माइनॉरिटी हाई स्कूल, मिल्लत हाई स्कूल सरवड़ी मोहम्मदन माइनॉरिटी हाई स्कूल है, और वहाँ मैं HM 20 साल रह गया। तो आप सोच सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में ऐसी कहीं नहीं है। ऑल ओवर इंडिया में मिल्लत हाई स्कूल सरवड़ी माइनॉरिटी हाई स्कूल में हेडमास्टर हिंदू हो नहीं है। तो मेरा तो कुछ कार्य क्षेत्र ऐसा ही होगा जिसके लिए मुझे वहाँ प्रधानाध्यापक बनाया गया। मैं वहाँ मिलाद होता था तो मैं उधर सरस्वती पूजा कराता था, उधर मिलाद। सरस्वती पूजा होती थी, हमारे हिंदू लोग करते थे, तो उनका मिलाद में करवा देता था। तो यह चीज़ विचारने की बात है। मैं हिंदू मुस्लिम को जो अलग नहीं करता हूँ, मैं उनको लेके चलता हूँ। हमारे इस क्षेत्र में मिनिमम 10,000 विद्यार्थी अब इस क्षेत्र में है, जिसमें से 6,000 विद्यार्थी मोहम्मदन है। और मैं जब रिकॉर्ड निकाला स्कूल का तो लगभग 3,000 विद्यार्थी इस क्षेत्र में हमारा मोहम्मदन ही निकला है, 1,500 विद्यार्थी हिंदू निकला है। मैं उनके पास भी गया, उनसे भी कहा बाबूरे इस बार हम विधायक में खड़ा हो रहे हैं। कहा सर मैं इस बार गुरु दक्षिणा दे दूंगा। उन लोगों का भी बल मुझे मिला है, जिसके कारण मैं यहाँ खड़ा हूँ। हिंदू मुस्लिम की जहाँ तक बात है, ऐसी कोई बात नहीं है सर। यहाँ पे देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, तो यहाँ पे जो जदयू के कैंडिडेट है शहबाज जफर जी, तो कहने की वो सिर्फ ये हिंदुओं के बीच जा रहे हैं, मुसलमानों के बीच नहीं आ रहे। फिर आखिर ऐसा क्यों? उसका कारण है सर, उसका कारण यही है, वो सोचता है कि हिंदू का वोट मेरा बपोती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिंदू का वोट मेरा बपोती है। वोट सब ठो मेरा बपोती है, सब बपोती होने। वो हिंदू का वोट को बपोती मानता है, मोहम्मदन हमको वोट नहीं देगा। कारण कि आप जब जदयू में आए तो मोहम्मदन को देख करके आपको दिया गया वोट कि भाई मोहम्मदन 10,000 वोट आएगा, हिंदू का वोट से हम जीत जाएंगे। तो सबसे पहला वर्क होता था कि मोहम्मदन के यहाँ जाके उसका हाथ पैर चूम के जैसे भी हो 20,000 वोट उससे लेता, तब 40,000 वोट इससे लेता, तब जाके उसको सफलता मिल सकती है। हिंदू के वोट में वो 100% चाहता है कि हम 100% हो जाए। तो तुम तो ऐसे करके आए ही नहीं। बीजेपी से तुम कहाँ आ गए? जदयू में आ गए। तो बीजेपी कल था बाघ, आज बकरी बन के यहाँ आ गए।
एक ही आदमी चोला बदल के यहाँ आ गया तो लोग इतना वोटर इतना बेवकूफ़ अब नहीं रहा है। वोटर सब चीज़ को जान रहा है, पहचान रहा है। तो सर चलते चलते लास्ट और अंतिम सवाल, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से अमूर विधानसभा के जितनी जनता है उन लोगों को आप हमारे द्वारा क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज यही देंगे जनता को कि जनता अपना मत का उपयोग सोच और समझ करके करे, परिवर्तन लाए। 25 साल बनाम हैं, आज कहिए 30 साल बनाम 3 साल। मस्तान साहब यानी कांग्रेस की सरकार आपने 25 साल देखा, 10 साल बीजेपी को भी देखा, लगभग दोनों मिला करके 10 साल। हाई साहब और उनका लड़का सभा जफर जी, वह दोनों जो है 5 साल रह गए, बेचारे मरहूम हो गए। फिर 5 साल बीजेपी की सरकार चली तो उसको भी देखा, और क्या विकास हुआ है और क्या लोगों के साथ उनका सहयोग रहा है, क्या लोगों के साथ उसका बैठना उठना हुआ है कि नहीं, ये सारे लोग जान रहे हैं। इसको देखते हुए मैं यही देखता हूँ कि लोग अपना मत सोच करके दे कि हमको किसने देंगे। अभी 11 कैंडिडेट हैं, 11 कैंडिडेट को देखे वो, और 11 कैंडिडेट में मेरे ख्याल से शायद यहाँ हम मनारों में जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ शायद 2-3 कैंडिडेट को ही वो पहचान रहे हैं, 7 कैंडिडेट को बिल्कुल नहीं पहचान रहे हैं। तो जिसको पहचानते भी नहीं हैं तो उसको कैसे वोट डालेंगे। ये थे जनाब झालकेश्वर जी, जो जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी है। ये अपने बेबाकी से हमारे चैनल में बात रख रहे थे। कहने के इसका कहना है जो हमारे मुकाबला होगी तो कांग्रेस या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जो है दोनों के बीच एक से हमारे टक्कर हो सकती है। तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में अगर आप अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।